तो अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की। हम ऑलरेडी देख चुके हैं थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में। लैटिस एंथैल्पी देख चुके हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी देख चुके हैं। अब एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पढ़ेंगे, जिसको डेल्टा एच आयनाइजेशन से डिनोट करते हैं। इसका कोई भी लेना देना नहीं है आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी से। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होती है कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, और लगभग हम वही आयनाइजेशन एनर्जी भी मान लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा अंतर होता है। तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन से। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या होती है? ये द डेल्टा एच व्हेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? एसिड बेस और सॉल्ट्स होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस मीडियम। हम कोई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसको कंप्लीटली आयनाइज कर लेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली आयनाइज करना है, और रिएक्शन किस मीडियम में होनी है? एक्वस मीडियम में होनी है, यानी कि सबके नीचे के क्या आएगा? सबके चरणों में एक्वस आएगा। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज करने के लिए, और आयनाइज भी कैसा? कंप्लीटली आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को हम डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन किसके लिए डिफाइंड है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफाइंड है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इसको कंप्लीटली आयनाइज कराना है, और ध्यान रखना है मीडियम कैसा लेना है? एक्वस लेना है। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा उसको डेल्टा एच आयनाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट आप बोल दोगे। अगर हम एक नोट करके एक बात समझें कि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑलमोस्ट जीरो होगी, और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जीरो नहीं होगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। ऐसा क्यों? सपोज कोई आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल सॉल्ट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल सॉल्ट्स। ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, तो अपने को पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड एक है, सपोज HCl है। तो अगर हम HCl के एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन लिखें तो क्या होगा? HCl 1 मोल HCl लेना है, 1 मोल HCl लेना है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इसको कंप्लीटली आयनाइज करना है, और मीडियम कैसा लेना है? एक्वस लेना है। सबके चरणों में क्या आएगा? एक्वस आएगा। पहली बात, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली आयनाइज करना है, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा इसको डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ HCl बोल दिया जाएगा। अच्छा, अब HCl को पानी में डालते ही वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब अपने आप ही कंप्लीटली आयनाइज कर जाएगा। इसके लिए आपको कुछ एडिशनल एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। ये तो HCl क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डाला अपने आप ही आयंस में टूट जाएगा, इसके लिए कोई एडिशनल एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितना हो जाएगा? लाइक HCl ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जीरो ही मान के चलोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हो। ठीक है, ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करें, सपोज अब हम कोई वीक एसिड ले लेते हैं CH3COOH, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसको कंप्लीटली आयनाइज कराना है, तो एक H+ होगा और एक एसीटेट आयन, और मीडियम कौन सा रखना है? एक्वस रखना है। तो सबके चरणों में एक्वस। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसको कंप्लीटली आयनाइज करा एक्वस मीडियम में, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या कह दोगे? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। लेकिन क्या है, जीरो के बराबर होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि एसिटिक एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा? पानी में डालने पे ये H+ और एसीटेट आयन में जाएगा, लेकिन रिवर्सिबली जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबली जाएगा। इसको आप देखते भी हो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप डिस्कस भी करते हो कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka कहलाता है, और Ka कितना आता है? 1.8 × 10⁻⁵ आता है। ये सारी बातें आयनिक इक्विलिब्रियम में देखते हैं, तो ये रिवर्सिबली टूटता है पानी में। लेकिन आपको क्या तोड़ना है? आपको इरिवर्सिबली तोड़ना है। आप चाहते हो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीटली आयनाइज चाहते हो, आपको कुछ एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, जिस वजह से ये रिवर्सिबल ना हो के इरिवर्सिबली ही
आयनाइज हो जाए, कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाए। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, कंप्लीट आयनाइजेशन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अपने आप ही पानी में कंप्लीट आयनाइज हो रहे हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आप कंप्लीट आयनाइज नहीं हो रहे हैं, तो उनको कंप्लीट आयनाइजेशन के लिए कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जीरो नहीं होगी, कुछ पॉजिटिव होगी, क्योंकि एनर्जी सप्लाई करोगे तभी तो ये रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल होगी रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना, डेल्टा एच आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जीरो हो जाएगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वो जीरो नहीं होगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल सॉल्ट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं? वीक एसिड, वीक बेस एंड, बस यही दोनों होते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं। कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक है एसिड बेस में, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें यहाँ पे कर लेंगे। जैसे कि HCl की देखो हमने बात करी। HCl आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, कंप्लीटली आयनाइज करा, एक्वस मीडियम में लिया, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या कहलाएगा? डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ HCl। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl, तो जीरो के बराबर हो जाएगा। NaOH लिया, NaOH अगेन स्ट्रॉन्ग बेस, कोई सॉल्ट ले लो, NaCl। ठीक है, तो क्या होगा? 1 मोल आपको NaOH लेना पड़ेगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, कंप्लीटली आयनाइज कराओगे एक्वस मीडियम में, तो इस रिएक्शन का डेल्टा है डेल्टा आयनाइजेशन ऑफ NaOH। और NaOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए वो अपने आप ही पानी में कंप्लीटली आयनाइज करेगा, एडिशनल एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच आयनाइजेशन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी देख सकते हो, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है HCN, तो 1 मोल आपने क्या लिया? एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, कंप्लीटली आयनाइज कराना है, किसमें? एक्वस मीडियम में। कंप्लीट आयनाइज कराया एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा है डेल्टा आयनाइजेशन ऑफ HCN। लेकिन HCN एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो पानी में रिवर्सिबली टूटता है, तो आपको इरिवर्सिबली तोड़ना है, तो बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए डेल्टा एच आयनाइजेशन इस केस में जीरो नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया भी क्या है? एक वीक बेस है, तो इसका भी डेल्टा एच आयनाइजेशन पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया नोट कि फॉर डिफरेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर अलग अलग वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मोर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आयनाइजेशन, मतलब लेसर टेंडेंसी टू बी आयनाइज्ड इन वाटर, मतलब वीकर द इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मतलब है भैया? ये ऐसे समझो, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं कोई, मैं ऐसा नहीं है कि ये यही न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सपोज HCN को आयनाइज करने के लिए, HCN भी वीक इलेक्ट्रोलाइट था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक इलेक्ट्रोलाइट था, दोनों वीक है, तो दोनों पानी में कैसे टूटेंगे? रिवर्सिबली टूटेंगे, दोनों पानी में रिवर्सिबली टूटेंगे। अब आप क्या करोगे? एडिशनल एनर्जी बाहर से दोगे, जिससे दोनों प्रोसेस क्या हो जाएं? रिवर्सिबल हो जाएं। रिवर्सिबल ना इरिवर्सिबल हो जाए, रिवर्सिबल पहले से थे, अब ये दोनों प्रोसेस कैसे हो जाए? इरिवर्सिबल हो जाए। इसकी वजह, इसलिए आप क्या दोगे? एडिशनल एनर्जी सप्लाई करोगे। ठीक है, तो एडिशनल एनर्जी सप्लाई करोगे और इस एनर्जी को क्या बोल दोगे? डेल्टा एच आयनाइजेशन बोल दोगे। इस एनर्जी को क्या बोल दोगे? डेल्टा एच आयनाइजेशन बोल दोगे। यानी कि एडिशनल एनर्जी सपोज इसके लिए आपको देनी पड़ रही है 20 किलो जूल, इसके लिए आपको देनी पड़ रही है 40 किलो जूल। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यही डेटा नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको कम एनर्जी देनी पड़ रही है इरिवर्सिबल रिएक्शन बनाने के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन थी, रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ रही है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका क्या मतलब है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज होना नहीं चाहता है, तभी तो ये ज़्यादा एनर्जी देने पर आयनाइज हो रहा है, मतलब इसकी टेंडेंसी नहीं है ये आयनाइज हो। यानी कि अगर मोर वीकर इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज़्यादा वैल्यू है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की, इसका मतलब उसकी लेसर टेंडेंसी है टू बी आयनाइज्ड इन वाटर, क्योंकि इसको कम एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए, और इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए। इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज नहीं होना चाहता है, इसकी लेसर टेंडेंसी है, और लेसर टेंडेंसी है आयनाइज होने की, मतलब ये ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा वीक कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो अगर आपको डेल्टा एच आयनाइजेशन में दे दूं कि एक HCN की 20 किलो जूल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की 40 किलो जूल है, तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा? बिल्कुल बता सकते हो कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीकर इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल रैंडम हाइपोथेटिकल डेटा लिया है।
ठीक है। तो जिसकी भी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कम होगी अमंग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो क्या होगा, जिसकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कम होगी वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा अमंग वीकर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, जो भी अगर दो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर किसी की एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, और अगर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कम है तो वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ध्यान रखें, अमंग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बात हो रही है, वीक दोनों ही हैं, वीक HCN भी है, NH4OH भी है, लेकिन वीक में भी कौन ज़्यादा वीक है और कौन रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। तो इनमें बात करें तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर HCN हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो डेल्टा एच आयनाइजेशन की वैल्यू है कम है, डेल्टा एच आयनाइजेशन की वैल्यू कम है, तो कम एनर्जी देने पर ही ये इरिवर्सिबल हो जा रही है, मतलब इसकी थोड़ी सी टेंडेंसी आयनाइज होने के लिए, इस वजह से ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वहीं ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन देनी पड़ रही है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी नहीं है आयनाइज हो, मतलब ये रिलेटिवली वीकर इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, नोट आसानी से समझ में कई बार नहीं आता है, आप समझ लीजिए, इसे बेसिक है। मोर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आयनाइजेशन, लेसर टेंडेंसी टू बी आयनाइज्ड इन वाटर, वीकर इलेक्ट्रोलाइट एंड वाइस वर्सा। बार बार इसलिए बोलता हूँ जिससे यहीं याद हो जाए। बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन समझ लिया, अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? द डेल्टा एच व्हेन 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू विच अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, 1 मोल सब्सटेंस लेना है, 1 मोल सब्सटेंस लेना। सब्सटेंस बोल दिया तो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। एक्सेस वाटर डालोगे, वैसे एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट डालते हैं, लेकिन जनरली हम बात करें तो एक्सेस ऑफ वाटर ही डालते हैं। मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? वाटर ही लेते हैं, तो जनरली सॉल्वेंट के तौर पे हम वाटर ही लेते हैं। तो 1 मोल सब्सटेंस को जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूट हो गया, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, अल्टीमेटली हमारा क्या बन जाएगा? एक सोल्यूशन बन जाएगा। ध्यान रखें, 1 मोल सब्सटेंस लेना है और इसके रिस्पेक्ट में हमें रिएक्शन को बैलेंस करना, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा उसे डेल्टा एच सोल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा 1 मोल ग्लूकोज था, तो 1 मोल ग्लूकोज कैसा होता है? सॉलिड होता है। 1 मोल ग्लूकोज हमने लिया, इसे इसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर डाल दिया, एक्सेस ऑफ वाटर डालने पे एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बन गया। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा ये डेल्टा एच सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होगा। सिमिलरली 1 मोल यूरिया लिया, यूरिया सॉलिड होता है, तो 1 मोल यूरिया लिया हमने सॉलिड, ठीक है, इसमें एक्सेस ऑफ वाटर डाला तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया बन गया, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा इसको डेल्टा एच सोल्यूशन ऑफ यूरिया बोल दोगे। सिमिलरली एथेनॉल के लिए भी चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए चीज़ें कर सकते हैं। बस हमारा सब्सटेंस यहाँ होना चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए, एक्सेस अमाउंट में वाटर डालना है और सब्सटेंस एक्वस फेज में चले जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। इस रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच सोल्यूशन बोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझो HCl सपोज हमने लिया गैस, ठीक है, तो HCl गैस का अगर हम डेल्टा एच सोल्यूशन की रिएक्शन लिखें तो कैसे होगा? हमने 1 मोल सब्सटेंस लेना है, अभी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे HCl गैस है तो गैस ले लिया, ठीक है। ठीक, वो क्वेश्चन में बोल देगा आपको किसके डेल्टा एच सोल्यूशन की रिएक्शन लिखनी है। हो सकता है वो HCl गैस दे दे, हो सकता है HCl लिक्विड दे दे, हो सकता है HCl सॉलिड दे दे। जनरली HCl आपका गैस ही होता है तो आपका गैस ही लोगे। तो 1 मोल अपने HCl गैस लिया, इसमें एक्सेस ऑफ वाटर डाल दोगे, एक्सेस ऑफ वाटर डालने पे क्या बन जाएगा? HCl एक्वस बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। और इस रिएक्शन के डेल्टा एच को क्या बोल दोगे? डेल्टा एच सोल्यूशन बोल दोगे। लेकिन HCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब HCl जैसे ही पानी में डिसॉल्व हुआ वो क्या होगा? आयंस में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा। और इस रिएक्शन के डेल्टा एच को आप क्या बोलोगे? डेल्टा एच आयनाइजेशन बोलोगे, क्योंकि डेल्टा एच आयनाइजेशन क्या था? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है और 1 ही मोल है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में क्या हो रहा है? आयनाइज हो रहा है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, अपने आयंस में आयनाइज हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली मतलब इरिवर्सिबली आयनाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और इस रिएक्शन का डेल्टा एच को क्या बोल दोगे आप? डेल्टा एच आयनाइजेशन बोल दोगे। लेकिन ध्यान रखना मीडियम कैसा होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है अपने आयंस में, और मीडियम एक्वस है, तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच आयनाइजेशन बोल दोगे। लेकिन क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इस वजह से का डेल्टा एच आयनाइजेशन 0 हो जाएगा। और डेल्टा एच सोल्यूशन क्या है? 1 मोल सब्सटेंस, अब ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें एक्सेस अमाउंट में वाटर डाल दोगे या कोई और सॉल्वेंट डाल दोगे तो आपका क्या? सोल्यूशन बन जाएगा। वाटर सॉल्वेंट डाला है तो आपका एक्वस सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो
अल्टीमेटली आप इस रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन का डेल्टा एच क्या बोल सकते हो, डेल्टा एच सोल्यूशन का डेल्टा एच आयनाइजेशन। लेकिन डेल्टा एच आयनाइजेशन अगर जीरो है तो आप इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा एच क्या बोल सकते हो, डेल्टा एच सोल्यूशन ही बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डेल्टा एच आयनाइजेशन की वैल्यू जीरो होती है। सिमिलरली NaOH अगर सॉलिड आपने लिया तो 1 मोल सब्सटेंस लिया, इसमें एक्सेस ऑफ वाटर डाल दोगे तो क्या होगा, NaOH एक्वस बनेगा, NaOH एक्वस बनेगा। लेकिन NaOH भी क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो अपने आप ही Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में चले जाएगा, डेल्टा एच आयनाइजेशन उसका भी जीरो होगा। तो मैं क्या डायरेक्टली ही बोल सकता हूँ इस पूरे रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच सोल्यूशन ही होगा। यानी कि NaOH, वैसे तो डेल्टा एच सोल्यूशन क्या होता, NaOH सॉलिड से NaOH एक्वस ये होता, लेकिन NaOH बिना एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट के Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में जा रहा है। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ ना, 1 मोल NaH सॉलिड है, डायरेक्टली 1 मोल Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में जा रहा है, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच सोल्यूशन है। ध्यान रखना ये चीज़ आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कर सकते हो। अगेन 1 मोल H2SO4 है, तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक्सेस वाटर डालोगे तो क्या होगा, एक्सेस वाटर डालोगे तो H2SO4 का एक्वा सोल्यूशन बनेगा। लेकिन H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ट्वाइस ऑफ H प्लस और सल्फेट आयन में अपने आप ही आयनाइज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच सोल्यूशन बोल दोगे, क्योंकि डेल्टा एच आयनाइजेशन की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जीरो होती है। पर अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि 1 मोल एसिटिक एसिड, तो जब एक्सेस वाटर इसमें डालोगे तो क्या होगा, एक्सेस वाटर डालोगे तो CH3COOH का एक्वस सोल्यूशन बनेगा। लेकिन क्या CH3COOH बिना एक्स्ट्रा एनर्जी लिए कंप्लीटली आयनाइज हो सकता है एसीटेट आयन और H प्लस में? आयनाइज तो हो सकता है, लेकिन क्या कंप्लीटली आयनाइज हो सकता है बिना एनर्जी लिए? नहीं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो सकता। तो इस पूरे रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच सोल्यूशन नहीं बोलोगे, बल्कि डेल्टा एच सोल्यूशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन बोलोगे। और इस केस में डेल्टा एच आयनाइजेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। इसका क्या होगा, डेल्टा एच सोल्यूशन होगा। 1 मोल एसिटिक एसिड सॉलिड है, यानी कि 1 मोल सब्सटेंस है, बेसिकली वो स्टेट कुछ भी हो सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस। इसमें एक्सेस वाटर डालोगे तो क्या होगा, CH3COOH एक्वस बनेगा। फिर CH3COOH एक्वस है, कितना मोल है, 1 मोल है। अगर 1 मोल है तो ये किस में टूटेगा, अब ये टूटेगा एसीटेट आयन और H प्लस में, लेकिन रिवर्सिबली टूटेगा। और अगर इसी चीज़ को इरिवर्सिबली करना है, सिर्फ फॉरवर्ड में रिएक्शन लिखनी है, तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि डेल्टा एच आयनाइजेशन होगी, विच वुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेल्टा एच आयनाइजेशन में अंतर होता है। तो किस केस में आप आयंस में तोड़ोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप आयंस में तोड़ के लिख सकते हो डेल्टा एच सोल्यूशन को, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप आयनाइज फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, इसे आयन को अलग अलग करके नहीं लिख सकते हो, और इस रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच सोल्यूशन नहीं बोल सकते हो। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में आयन में तोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयन में तोड़ के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एच आयनाइजेशन जीरो नहीं है इनका। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी की है कि डेल्टा एच सोल्यूशन वैसे तो एंथैल्पी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन है। इनफाइनाइट डिल्यूशन मतलब एक्सेस सॉल्वेंट डाला जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग दे रखा है, तो उस बात को समझ लो बस। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि वही है, एक एनसीईआरटी में क्या दिया, 1 मोल सब्सटेंस है, इसमें लिमिटेड सॉल्वेंट डालने पे सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, आपका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। यानी कि ये सॉल्यूट है, लिमिटेड सॉल्वेंट डालने पे क्या बना, एक्वस सोल्यूशन बन गया। ठीक है, और इस रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच सोल्यूशन बोल दिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक, और क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड ऑन डिसॉल्विंग द सब्सटेंस इन एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन आयंस आर नेग्लिजिबल। मतलब 1 मोल सब्सटेंस अभी भी लिया है, इसमें एक्सेस सॉल्वेंट डाल दिया, एक्सेस सॉल्वेंट या इनफाइनाइट सॉल्वेंट बोल दो, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या एक्सेस सॉल्वेंट डाल दिया और सब्सटेंस का सोल्यूशन बन गया, यानी कि एक्वस सोल्यूशन अगेन बन गया। तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन बोल दिया जाता है। वैसे तो डेल्टा एच सोल्यूशन जो हमने लिखा था, हमने क्या पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। हमने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन अपने आप में ही क्या है, एक्सेस अमाउंट में वाटर डालते हैं, और है भी यही, एक्सेस अमाउंट में सॉल्वेंट डालते हैं, लेकिन
जो एनसीईआरटी में दिया है वो थोड़ा सा अलग दिया है। तो आप कई बार क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड बन जाता है। सही तो जो है यही है कि डेल्टा एच सोल्यूशन को एंथैल्पी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन भी बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने क्लियर कट एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन और एंथैल्पी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन को दोनों अलग अलग लिखा है। तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन में लिमिटेड सॉल्वेंट उसने डाला है और एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन में एक्सेस सॉल्वेंट या इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाला है। चीज़ सेम है, न्यूमेरिकल वाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये चीज़ थोड़ा सा अंतर कर सकती है। ध्यान रखना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो बस दिमाग के किसी कोने में सेट रखना है चीज़। ठीक है, नोट करके लिख लोगे तो हो जाएगा याद। ठीक है, अब समझ में आता है हमें कि ए बी सॉलिड है। ठीक, ए बी क्या है? आयनिक कंपाउंड है। ठीक, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें अगर आप ए बी सॉलिड है, इसमें अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर डाल दोगे तो क्या होगा? ए बी एक्वस बन जाएगा, ए बी एक्वस बन जाएगा। और क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है मतलब ये आयंस में टूट जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो टूट जाएगा ए बी एक्वस और बी माइनस एक्वस में। पहली रिएक्शन का डेल्टा एच सोल्यूशन कहलाएगा, दूसरी रिएक्शन का डेल्टा एच आयनाइजेशन कहलाएगा। लेकिन क्योंकि ए बी एक्वस बेसिकली क्या है? एक सॉल्ट ही है। आयनिक सॉलिड में हम किसकी बात करते हैं? सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो डेल्टा एच आयनाइजेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या लिख देंगे? सीधा डेल्टा एच सोल्यूशन लिख देंगे कि ए बी सॉलिड से ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस बन रहा है और इसका रिएक्शन का डेल्टा एच सोल्यूशन है। अब एक ऑल्टरनेट पाथ हम बनाते हैं। ऑल्टरनेट पाथ क्या बनाते हैं कि ए बी सॉलिड से हम ए प्लस गैस और बी माइनस गैस बनाते हैं, और 1 मोल आयनिक सॉलिड को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है इसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो डेल्टा एच लैटिस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ए प्लस गैस से हम ए प्लस एक्वस बनाएंगे और बी माइनस गैस से बी माइनस एक्वस बनाएंगे। ठीक है, तो 1 मोल गैसियस आयन है, 1 मोल गैसियस आयन को जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो इसका क्या तैयार होगा? एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, ये पानी में घुल जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, सॉल्वेशन हो जाएगा। कोई अगर सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्वेशन हो जाएगा और अगर सॉल्वेंट पानी हुआ तो हाइड्रेशन हो जाएगा। तो 1 मोल गैसियस आयन में अगर हम एक्सेस वाटर डाल देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने एक्वस फॉर्म में चले जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा इसका। और इस रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ ए प्लस गैस बोलेंगे। सिमिलरली बी माइनस गैस का भी हमारा क्या होगा? बी माइनस एक्वस में जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या कहलाएगा? डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ बी माइनस गैस कहलाएगा। यानी कि पहले क्या हुई? लैटिस एंथैल्पी हुई और दूसरा में हाइड्रेशन हुआ। ध्यान रखना, हाइड्रेशन आयंस का अलग अलग होता है, हाइड्रेशन कंपाउंड का नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आयंस है तो हाइड्रेशन दोनों आयन का अलग अलग होगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी हमने कंपाउंड्स के लिए भी पढ़ी है, लेकिन वो अलग है, उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर कंबाइन हो जाता है, जैसे CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रियोल वगैरह में वो सब चीज़ अलग है, वो सब बात नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, लैटिस एंथैल्पी किसके लिए होगी? कंपाउंड के लिए होगी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी आयंस के लिए होगी, और दोनों आयंस के लिए ऑब्वियसली अलग अलग होगी। तो डेल्टा एच सोल्यूशन, क्योंकि हमारा एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन स्टेट फंक्शन है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगी, चाहे हम उसे एक स्टेप में कराएं या फिर मल्टीपल स्टेप में कराएं। तो डेल्टा एच सोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एच लैटिस, यानी कि लैटिस एंथैल्पी किसकी? कंपाउंड की। कंपाउंड कौन सा? ए बी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ ए प्लस प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बी माइनस, क्योंकि दोनों का हाइड्रेशन सेपरेट ही होगा। इसको कई बार एग्जामिनर कंबाइन करके डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ ए बी लिख देते हैं, लेकिन ये टेक्निकली इनकरेक्ट है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो कि डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ ए बी दी हो या डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ ए बी पूछी हो, तो आप ये मान लेना कि दोनों आयंस का हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम क्या होगा? डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ आयनिक सॉलिड हो जाएगा। लेकिन वैसे डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ आयनिक सॉलिड बोलना टेक्निकली इनकरेक्ट है, ये आयंस के लिए ही डिफाइंड है। ऑब्वियसली हमें पता है कि लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। हाइड्रेशन मतलब अट्रैक्शन, संसार में जब जब अट्रैक्शन होता है आपकी एनर्जी रिलीज होती है। और लैटिस एंथैल्पी क्या है? आयनिक सॉलिड को कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में तोड़ रहे हैं, आयनिक सॉलिड को कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में तोड़ रहे हैं तो एनर्जी लगेगी। तो इस वजह से लैटिस एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम आयनिक सॉलिड कंपाउंड यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डेल्टा एच सोल्यूशन को इन टर्म्स ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी लिख सकते हैं। और ध्यान रखना है बात कि लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी?
कंपाउंड की होगी और हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी, आयंस की होगी। और एक बात है कि फॉर अ कंपाउंड टू बी वाटर सोल्यूबल डेल्टा एच सोल्यूशन क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये बात बेसिक सी है, सबको पता होती है। इसी तरीके से अगर डेल्टा एच सोल्यूशन लेस देन 0 हो गया, अगर डेल्टा एच सोल्यूशन लेस देन 0 कब होगा, यानी कि डेल्टा एच सोल्यूशन नेगेटिव कब होगा, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाए लैटिस एंथैल्पी से, नेगेटिव वाली चीज़ ओवर पार कर दे पॉजिटिव वाली चीज़ को, तो समेशन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड से। लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड से, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ, ये वही बात है डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ ए बी, जो इसको कई बार लिख दिया जाता है, लेकिन डेल्टा एच हाइड्रेशन किसका है, आयंस का है। इसमें दोनों इंक्लूडेड हैं, यानी कि डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ ए प्लस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ बी माइनस। तो इसीलिए समेशन करा, समेशन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड से, और अगर ऐसा हो गया तो डेल्टा एच सोल्यूशन नेगेटिव होगा, और अगर ऐसा है तो कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी, समेशन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस वो ज़्यादा है लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड से, तो कंपाउंड वाटर सोल्यूबल है। लेकिन अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड से कम है, तो कंपाउंड वाटर इनसॉल्यूबल नहीं है, कंपाउंड अब भी वाटर सोल्यूबल हो सकता है। और यहीं पे आता है मेंटोस कंसेप्ट। क्या मेंटोस कंसेप्ट की भाई, फॉर अ कंपाउंड टू बी वाटर सोल्यूबल डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0। ये अधूरा ज्ञान है, सबको यही पता है कि वो कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होने के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, अधूरा ज्ञान है भाई। ऐसे भी केस पाया गया है जब हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से कम है और कंपाउंड वाटर सोल्यूबल है, ऐसा केस पाया गया है, समझते हैं। तो भाई सिंपल है, ए बी सॉलिड से ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस बन रहा है। इस रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच सोल्यूशन बोला, और इसको हम लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी लिख सकते हैं। यहाँ पे समेशन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ही बात कर रही है, वो बार बार स्पेसिफाई करके नहीं लिख रहे हैं। तो फॉर अ कंपाउंड टू बी वाटर सोल्यूबल, मेंटोस कंसेप्ट यही है, डेल्टा जी सोल्यूशन होना चाहिए नेगेटिव, ये है पूरा ज्ञान, ना कि डेल्टा एच सोल्यूशन नेगेटिव होना चाहिए। रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इस बात का आइडिया डेल्टा जी से लगता है, डेल्टा एच से नहीं लगता है। और डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेल्टा एस इस केस में हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये एक प्योर सब्सटेंस है और ये एक मिक्सचर है, बेसिकली सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, तो एंट्रोपी मिक्सचर की हमेशा ज़्यादा होगी प्योर से, यानी कि डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव है। और बात समझो, यहाँ पे फ्री आयंस हैं, फ्री आयंस हैं तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली किसी भी तरीके से सोच लो, डेल्टा एस इसका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो डेल्टा एच सोल्यूशन तो हमेशा पॉजिटिव है, डेल्टा एच सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ गया तो कंपाउंड वाटर सोल्यूबल, अगर नहीं आया तो कंपाउंड क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच सोल्यूशन अगर नेगेटिव है, यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा है, तो अगर डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही है, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। और भाई इसको ऐसे समझो ना, डेल्टा एच सोल्यूशन आपका नेगेटिव है, ठीक, टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो डेल्टा जी सोल्यूशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा जी सोल्यूशन नेगेटिव आएगा और एट ऑल टेम्परेचर आएगा, मतलब कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होगा एट ऑल टेम्परेचर। तो ये बात तो हमने पढ़ी थी कि अगर हाइड्रोजन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा है तो डेल्टा जी लेस देन 0 आ रहा है, और अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो कंपाउंड वाटर सोल्यूबल है और एट ऑल टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा एच सोल्यूशन 0 हो गया, अगर डेल्टा एच सोल्यूशन 0 हो गया तो ये वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो क्या माइनस का साइन है, तो डेल्टा जी अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव अब भी ऑल टेम्परेचर आएगा, कंपाउंड वाटर सोल्यूबल एट ऑल टेम्परेचर आएगा। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली नहीं पाया गया है कि डेल्टा एच सोल्यूशन 0 हो, तो ये केस तो हम थोड़ा सा ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें सारे केस समझने हैं तो एक बार ढंग से समझते हैं। अगर डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव हो गया, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से छोटी हो गई, समेशन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस छोटी हो गई लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड से। इसमें 3 केस बन सकते हैं कि
डेल्टा एच सोल्यूशन लैटिस एंथैल्पी से हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से छोटी है, मतलब डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है और छोटी है, इस बात से कई चीज़ें डिफाइन होंगी। अगर डेल्टा एच सोल्यूशन मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर डेल्टा एच सोल्यूशन टी डेल्टा एच सोल्यूशन से बड़ा है, वैसे भी पॉजिटिव ही है दोनों, तो मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे, ठीक है। डेल्टा एच सोल्यूशन अगर टी डेल्टा एच से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, टेम्परेचर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी कि डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फॉर्मूले से देख सकते हो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो कंपाउंड कैसा होगा, वाटर इनसॉल्यूबल होगा। किस टेम्परेचर पे, एट टी टेम्परेचर पे। लेकिन अगर किसी टेम्परेचर पे हमारा किसी टी टेम्परेचर पे डेल्टा एच जो था वो टी डेल्टा एस से बड़ा आ रहा था, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या ऐसा टेम्परेचर आएगा जब टी डेल्टा एस ज़्यादा हो जाएगा डेल्टा एच से, बिल्कुल हो जाएगा। और उस केस में क्या डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा। तो भले ही कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल है, यानी कि ट्रिपल एस है, डेल्टा जी जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम बात करते हैं, इसको हम स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट बोलते हैं, यानी कि वेरी वेरी लेस सॉल्यूबल बोलते हैं, काइंड ऑफ इनसॉल्यूबल भी हम मान लेते हैं इसे। तो वाटर इनसॉल्यूबल है एट टेम्परेचर टी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि PbCl2 इसका एक एग्जांपल है, ये ट्रिपल एस होता है कोल्ड वाटर में। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर लें तो PbCl2 कैसा है, आपका वाटर इनसॉल्यूबल होता है, बहुत कम पानी में घुलता है, वाटर इनसॉल्यूबल ही मान के चलते हैं, पर सॉल्यूबल हो जाता है हॉट वाटर में। जैसे आप गर्म पानी लेते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल हो जाता है। बहुत फेमस चीज़ नोट करके लिखनी भी है आपको कि इट इज़ द ओनली वाइट कलर्ड PPT। PbCl2 एक वाइट कलर का PPT होता है, कोल्ड वाटर में जब डालते हो वाटर इनसॉल्यूबल होता है, PPT होता है वाइट कलर का, लेकिन हॉट वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर डेल्टा एच सोल्यूशन टी डेल्टा एस के बराबर आ गया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी अब भी छोटी है लैटिस एंथैल्पी से, वही बात है, तभी तो डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव था, लेकिन वो टी डेल्टा एस के बराबर हो गया, ठीक है। टी डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, यानी कि टेम्परेचर किसके बराबर हो गया, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के। यानी कि डेल्टा जी कितना हो गया भाई, डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस हो गया, तो डेल्टा जी जीरो हो गया। डेल्टा जी जीरो मतलब कंपाउंड पार्शियली वाटर सॉल्यूबल है, और इसका एक एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट, पार्शियली वाटर सॉल्यूबल है किस टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे, कंपाउंड पार्शियली वाटर सॉल्यूबल है। ऑब्वियसली ये जो भी हम बात करते हैं कि अमोनियम कार्बोनेट वाटर आपका उसके लिए डेल्टा जी जीरो आ रहा है, तो किसी टेम्परेचर पे देखना होगा, तो ये हम जो टेम्परेचर देखते हैं रूम टेम्परेचर पे देखते हैं। सिमिलरली ये भी जो हमने बात देखी किस टेम्परेचर पे इनसॉल्यूबल है, ये हमने रूम टेम्परेचर की बात करी है, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा एच सोल्यूशन अगर टी डेल्टा एस से क्या आ गया, छोटा आ गया, तो टेम्परेचर जो है उसको कह सकते हैं वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से बड़ा है, यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव आ गया। ओ हो डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव था, हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से छोटी थी, हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से छोटी थी, पर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, मतलब कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल हो गया। ऑब्वियसली किस टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए तो कंपाउंड वाटर इनसॉल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। तो भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से कम है, तब भी कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एंट्रोपी ड्रिवन सॉल्युबिलिटी है। इस समय सॉल्युबिलिटी कौन बढ़ा रहा है, एंट्रोपी बढ़ा रहा है, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है, तो ये सॉल्युबिलिटी कंपाउंड को वाटर सॉल्यूबल कौन कर रहा है, एंट्रोपी कर रही है। एंट्रोपी वाला फैक्टर डेल्टा जी को नेगेटिव कर रही है, क्योंकि एंट्रोपी पॉजिटिव है, ये सपोर्ट कर रही है डेल्टा जी को नेगेटिव होने में। डेल्टा एच पॉजिटिव तो अपोज कर रहा है डेल्टा जी को नेगेटिव होने में, तो ये कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल क्यों है, एंट्रोपी ड्रिवन सॉल्युबिलिटी है, एंट्रोपी की वजह से सॉल्युबिलिटी है। इसका फेमस एग्जांपल है नमक, जिसके बिना हमारा खाना अधूरा है, खाने में कोई टेस्ट नहीं है। नमक आपने देखा होगा, गरम दाल होती है, आप जब खाना बना रहे हो, दाल है, ठीक, आपने उसमें नमक डाल दिया,
अपने आप घुल जाता है। क्यों घुल जाता है अपने आप? क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल है उस टेम्परेचर पे, वाटर सॉल्यूबल है। ठीक, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका, इससे जो जब आप खाना बनाते हो तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है, तो वो चीज़ वाटर सॉल्यूबल हो जाती है। आपको चम्मच वम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप दाल बना रहे हो, आप ऐसा नहीं कि उसमें नमक डाला फिर आपको उसको घोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, डालते के साथ ही वो घुल जाएगा। लेकिन आप सोचो, रात की दाल है, फ्रिज से निकाली आपने, सुबह फ्रिज से निकाली, उसमें नमक थोड़ा सा कम लगा, आपने नमक डाला, ठीक, ठंडी दाल में ही नमक डाला, क्या वो अपने आप घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। आपको चम्मच चलानी पड़ेगी, चम्मच चलानी पड़ेगी, एंट्रोपी बढ़ानी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, एंट्रोपी ड्रिवन सॉल्युबिलिटी लानी पड़ेगी, तभी वो घुलेगा। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से अगर छोटी है तब भी कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल हो सकता है। ठीक है, बात हमने कर ही ली है। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी वही कहती है भाई, कोई आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करा पानी में तो क्या होगा, उसका ए बी एक्वस बनेगा। भाई सबसे पहले क्या होगा हमारा, ए बी एक्वस बनेगा, वो पानी में घुलेगा। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड कंपाउंड है, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली आयनाइज कर जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और डेल्टा एच आयनाइजेशन कितना कहलाएगा, 0 कहलाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ही आप क्या कह दोगे, डेल्टा एच सोल्यूशन बोल दोगे। यही तो कह रहा है, आयनिक कंपाउंड को जब पानी में डिजोल्व करोगे, कोई भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे बेसिकली, तो आयन अपने ऑर्डर्ड पोजीशन को छोड़ देंगे, और ऑर्डर्ड पोजीशन को छोड़ देंगे, एक्वस फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक, बिल्कुल चले जाएंगे, दे आर नाउ मोर इन फ्री सोल्यूशन, फ्री सोल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक, पर क्या होगा, सॉल्वेशन भी होगा साइमल्टेनियसली, और सॉल्वेंट अगर पानी है तो हाइड्रेशन कहलाएगा। तो ए बी एक्वस से ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस जाएगा, यानी कि इनका हाइड्रेशन होगा इसके बाद। ठीक है, तो हाइड्रेशन होगा। ठीक है, इसी को डायग्रामेटिकली दिखाया है। ठीक है, तो ए बी हमने ये बात कर ही ली है, ये डेल्टा एच क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। इसको फिर हम लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के टर्म्स में लिख सकते हैं, डेल्टा एच सोल्यूशन को। यही बात इसने करी है कि डेल्टा एच सोल्यूशन लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक, और मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स के लिए डेल्टा एच सोल्यूशन आता है, वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ये हमने पहले लेक्चर में बात करी थी कि अगर डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी, तो देयरफॉर सोल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्ट्स इन वाटर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन AR के फॉर्म में, स्टेटमेंट बेस्ड के फॉर्म में पूछा जा सकता है। लेकिन अगली लाइन पढ़ो, इफ लैटिस एंथैल्पी इज वेरी हाई द डिसोसिएशन ऑफ द कंपाउंड मे नॉट टेक प्लेस। विल नॉट टेक प्लेस नहीं कहा, अगर लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है, तो डिसोल्यूशन मे नॉट टेक प्लेस कह रहा है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा है कि लैटिस एंथैल्पी अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है तो कंपाउंड विल नॉट बी वाटर सॉल्यूबल या डिसोल्यूशन विल नॉट टेक प्लेस, सेम ही बात है। तो यही कहना चाह रहा है कि लैटिस एंथैल्पी अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है तो कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल हो सकता है। और यही बात हमने देखी कि कैसे हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ध्यान रखना, फॉर अ कंपाउंड टू बी वाटर सॉल्यूबल आपका डेल्टा जी ऑफ सोल्यूशन लेस देन 0 होना चाहिए, ना कि डेल्टा एच सोल्यूशन लेस देन 0 होना चाहिए। डेल्टा एच सोल्यूशन लेस देन 0 है तो कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन सही पैमाना क्या है, डेल्टा जी सोल्यूशन। क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लैटिस एंथैल्पी दी हुई है AgF AgCl की, हाइड्रेशन एंथैल्पी आयंस की सेपरेटली डिफाइंड होती है, तो Ag प्लस गैस की भी दी है और F माइनस गैस की भी दी हुई है और Cl माइनस गैस की भी दी हुई है। हमसे डेल्टा एच सोल्यूशन पूछ रहा है। डेल्टा एच सोल्यूशन क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयन, समेशन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा एच सोल्यूशन हमारा आ जाएगा AgCl के लिए भी AgF के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, जेईई मेंस में आया हुआ, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, क्या कह रहा है, लैटिस एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हमें दी हुई है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl पूछा है। टेक्निकली इनकरेक्ट है, हाइड्रेशन एंथैल्पी Na प्लस की अलग होती है, Cl माइनस की अलग होती है। पिछला क्वेश्चन हमारा बनाया हुआ था, इसलिए उसमें ठीक था, इसमें देखो गलत दिया हुआ है, टेक्निकली इनकरेक्ट बात है। हाइड्रेशन एंथैल्पी Na प्लस की अलग होगी, Cl माइनस की अलग होगी, लेकिन NaCl की पूछ लिया है, इसका मतलब हम दोनों का सम करके बता देंगे। ठीक है, तो डेल्टा एच सोल्यूशन सिंपली मान लेंगे हम, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। NaCl के लिए हमने लगा दिया, लैटिस एंथैल्पी दी हुई थी
ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl हमने मान लिया कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ भाई Na प्लस एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cl माइनस का सम ही हमारा क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl होगा। बाय डिफॉल्ट इस तरीके से काम चलाओ मान के चल लिया, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी -784 किलो जूल पर मोल आ गया। तो आंसर तो निकाल दिया, लेकिन टेक्निकली ये चीज़ गलत है, ठीक। पॉज करो, ट्राई करो। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। क्या कह रहा है कि इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस एंड Cl माइनस एक्वस आर इतना एंड इतना, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ HCl गैस, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला वो लिखो, रिएक्शन लिखो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन की। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन की क्या रिएक्शन होगी, 1 मोल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, HCl गैस दिया है, तो 1 मोल आपने HCl गैस लिया, ठीक है। इसमें क्या डालोगे, एक्सेस वाटर डालोगे, एक्सेस वाटर डालोगे, तो ये किस में जाएगा, HCl एक्वस में जाएगा। लेकिन HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अपने आप ही आयनाइज हो जाएगा बिना एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी के, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। तो इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा एच आप क्या लिख दोगे, डेल्टा एच सोल्यूशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन लिखना चाहिए था, लेकिन डेल्टा एच आयनाइजेशन 0 है, इसलिए डेल्टा एच सोल्यूशन ही लिख दोगे इस रिएक्शन का डेल्टा एच। अब डेल्टा एच सोल्यूशन, किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को, फॉर एनी रिएक्शन, अब जो डेल्टा एच होगा उसको आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखते हुए आपको ये चीज़ करनी है। तो डेल्टा एच किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच, इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच सोल्यूशन है, इसको आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में लिख सकते हो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 टाइम्स डेल्टा एफ एच ऑफ Cl माइनस प्लस 1 टाइम्स डेल्टा एफ एच ऑफ H प्लस माइनस 1 टाइम्स डेल्टा एफ एच ऑफ HCl, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। डेल्टा एफ एच ऑफ H प्लस आपको पता होना चाहिए 0 होता है, बाकी की वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा डेल्टा एच सोल्यूशन का। तो सिंपल, एक डेल्टा एफ एच की बात पता होनी चाहिए कि किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच को आप डेल्टा एफ एच के टर्म्स में लिख सकते हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक PYQ भी है। क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन दिया है एनहाइड्रस CuSO4 का -15.9 किलो कैलोरी। तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या होगा एनहाइड्रस CuSO4 का, आपको 1 मोल सब्सटेंस लेना है, एनहाइड्रस लिया है तो आप ऑब्वियसली सॉलिड ही लोगे। 1 मोल सब्सटेंस है, इसको क्या करोगे, पानी में घोल लोगे, ठीक। पानी में घोलोगे तो किस में जाएगा, 1 मोल CuSO4 एक्वस में जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल दोगे, डेल्टा एच सोल्यूशन बोल दोगे। ऑब्वियसली ये फर्दर Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, लेकिन उसका हमारे यहाँ पे कोई रोल है नहीं, अगर जरूरत होती तो तोड़ देते, ठीक है। डेल्टा एच सोल्यूशन बेसिकली तो यही होगा, इसके आगे भी आप इसे लिख सकते हो, इसकी जगह आप एक Cu2 प्लस और सल्फेट आयन भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो दोनों को एक्वस एक्वस करके, क्योंकि ये क्या है, एक सॉल्ट है और सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो डेल्टा एच आयनाइजेशन 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीड ही नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा एच सोल्यूशन इसने हमें दिया हुआ है, इसको डेल्टा H1 बोल देंगे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ CuSO4.5H2O दे रखी है, ठीक है। तो 1 मोल आपको सब्सटेंस लेना है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन में क्या करना है, 1 मोल सब्सटेंस लेना है, सॉलिड लिक्विड गैस जिस भी तरीके से दिया हो, CuSO4.5H2 एक हाइड्रेट है, हाइड्रेट आपका सॉलिड होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये किस में जाएगा, ठीक है, इसमें एक्सेस वाटर डालोगे, एक्सेस वाटर डालोगे तो क्या होगा, घुलेगा। तो CuSO4.5H2O एक्वस लिखोगे इसे, पर CuSO4.5H2O एक्वस, सोचो CuSO4.5H2O आप एक्वस लिखते हो तो पानी पानी में थोड़ी घुलेगा, तो H2O को अलग करके लिक्विड लिख लोगे, प्योर लिक्विड होगा, क्योंकि पानी पानी में पानी ही होगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा। और ऐसी 1 मोल CuSO4 एक्वस लिख दोगे इसे, ठीक है। और इस रिएक्शन का डेल्टा एच उसने दिया है, इसको डेल्टा H2 बोल दोगे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछ रहा है CuSO4 की। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, 1 मोल CuSO4 सॉलिड, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहा है, आपकी कंपाउंड की बात कर रहा है, तो कंपाउंड लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1 मोल एनहाइड्रस कंपाउंड, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, 1 मोल एनहाइड्रस कंपाउंड, और वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। CuSO4 की बात करी जा रही है तो सॉलिड होगा। तो 1 मोल एनहाइड्रस कंपाउंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करेगा, हमें पता है 5 मोल वाटर के साथ कंबाइन करता है, नहीं तो यहाँ से हिंट भी लग रहा है कि 5 मोल के साथ ही कंबाइन करेगा। तो 5 मोल वाटर के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा, 1 मोल CuSO4.5H2O सॉलिड बना लेगा, और इस रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच हाइड्रेशन बोल दोगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें यही डेल्टा एच हाइड्रेशन निकालना है। तो ए और बी, ये रिएक्शन ए मानोगे, रिएक्शन बी मानोगे, हमारी टारगेट रिएक्शन है, ठीक। तो टारगेट तक कैसे पहुंच सकते हो, पहली रिएक्शन को एज इट इज ले लो, दूसरी रिएक्शन को उलट दो। तो डेल्टा एच ऑफ टारगेट रिएक्शन यानी कि डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस
और इसको उलट दोगे तो एक इसमें चल जाएगा +2.8 की जगह -2.8 हो जाएगा। ठीक है, तो -2.8 हो जाएगा, -15.9 है, इसको एज इट इज़ लोगे भाई, इसको एज इट इज़ ले लो, इसको उलट दोगे तो क्या होगा, हमारा CuSO4 जो एक्वस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, CuSO4.5H2 प्रोडक्ट साइड आ जाएगा और CuSO4 सॉलिड रिएक्टेंट साइड आ जाएगा और 5H2O लिक्विड भी रिएक्टेंट साइड आ जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिया तो -15.9 एज इट इज़, और इसको रिवर्स कर दिया तो -2.8 हो जाएगा, +2.8 की जगह। तो डेल्टा एच हाइड्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस का 18.7 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो सभी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। एक बार अगर आपको डेफिनेशन याद हो गई तो आप अपने आप जो आपको दिया है वर्ड्स में उसकी रिएक्शन लिखो, फिर मैनिपुलेट करना आसान है, रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रिएक्शन लिखने में गड़बड़ हो गई तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन में भी कंपाउंड्स के लिए क्या है, आयंस के लिए क्या है, लैटिस एंथैल्पी क्या है, सब चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहीं पे रुकते हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली भाई, हमने सॉल्युबिलिटी की थर्मोडायनामिक एनालिसिस कंप्लीट कर ली, हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया। इससे ज़्यादा इसमें कोई चीज़ नहीं है, न्यूमेरिकल प्रोफाइल पूरी कर ली, थर्मोकेमिस्ट्री का भी जितना पार्ट है सब निपटा दिया। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, बाकी आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।